May I come in, sir? प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप अपने बारे में एक ऐसा संक्षिप्त परिचय दीजिए जिसमें आपका कोई आइडेंटिटी ना हो। जी सर। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन वर्ष 2021 में उत्तीर्ण की है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्ष 2023 में उत्तीर्ण की है। वर्ष 2022 में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में मैं शोध कार्य कर रहा हूँ। क्या है विषय आपका? जी सर, मेरा विषय है प्रभा पत्रिका में अभिव्यक्त सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। जी मैम। जी, प्रभा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था? मैम, प्रभा पत्रिका एक राजनीतिक सामाजिक जागरण की पत्रिका थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोगों को जागृत करना था और इसका प्रकाशन 1 अप्रैल 1913 से हुआ सबसे पहले। उसके बाद 3 माह प्रकाशित होने के बाद ये बंद हो गई थी। फिर किसने प्रकाशित की थी? श्री कालूराम गंगराडे जी ने। ठीक है। स्त्री शिक्षा और नारी चेतना पर प्रभा पत्रिका का क्या दृष्टिकोण था? मैम, स्त्री शिक्षा पर और नारी चेतना पर एक तो मैम विधवा पुनर्विवाह की बात थी और दूसरा मैम स्त्रियों के वोट डालने के अधिकार संबंधी वहाँ पर जो बहस चल रही थी उस समय पर, उदार नारीवाद के समय पर, उस पर विशेष अंक प्रकाशित होता था इसमें, जिसमें एक तरफ श्रीमती विद्या सेठ और एक तरफ श्रीमती रजनी जी, वो दोनों लोग लगातार इस पर लेख लिख रही थी और वो एक लोग मतलब पक्ष में लिख रहे थे तो एक लोग विपक्ष में लिख रहे थे। और प्रभा पत्रिका के समकालीन कुछ पत्रिकाओं के नाम बता सकते हैं आप? जी मैम। जी। मैम, चांद पत्रिका, हाँ। मतवाला पत्रिका, मतवाला के कौन थे? मैम शिवपूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जी, आगे। और मैम स्वतंत्र पत्रिका और सेनापति पत्रिका, विश्वामित्र पत्रिका। हिंदी में सोनेट क्या होता है? मैम, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, क्या मैं अनुमान लगा सकता हूँ? जी। मैम, सोनेट जहाँ तक मुझे पता है कि 14 पंक्तियों की एक लघु कविता होती है जिसका उद्देश्य किसी एक तीव्र भाव को अभिव्यक्त करना होता है कम पंक्तियों के माध्यम से, और त्रिलोचन शास्त्री जी इसमें प्रमुख सोनेट के लेखक माने जाते हैं। हाइकू? सॉरी मैम, इस बारे में जानकारी नहीं। जी मैम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविताओं के लिए ब्रजभाषा को ही क्यों चुना? मैम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना था कि जिस प्रकार की माधुर्यता और कोमलकांत पदावली की आवश्यकता है कविता के लिए, वो ब्रजभाषा में से ही हो सकती है। वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली में लेखन नहीं किया, उन्होंने अपने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी, लेकिन वो अपने संपादकीय लेख में कहते हैं कि मैंने बहुत हाथ पैर चलाए खड़ी बोली में कविता लिखने में। रुबाइयाँ क्या हैं? सॉरी मैम, अभी ध्यान नहीं कर पा रहा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का योगदान बताइए हिंदी निबंध में। जी मैम, प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी निबंध में जो मनोभाव आधारित निबंध होते हैं और जो हमारे शारीरिक चेष्टा आधारित निबंध होते हैं उस पर अपनी लेखनी चलाई है। जैसे भौ, हाँ, दा, बात, ऐसे छोटे छोटे विषयों पर निबंध लेखन किया है उन्होंने। और सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बताइए इसी क्रम में। जी मैम, सरदार पूर्ण सिंह ने किसान एवं लोक जीवन को केंद्र में रखते हुए निबंध लिखा है तथा किसान, मजदूर आदि लोगों को केंद्र में रखते हुए और उनके महत्व को प्रदर्शित करते हुए, जैसे ठीक है, कोई मुझे एक ऐसी पंक्ति अगर आपके सीमित ज्ञान के आधार पर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए कि मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था कि जब ये अपने लेख को लिखते हैं या उपन्यास या कहानियां तो व्यक्ति का पूरा मनोविज्ञान उतार के रख देते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी पंक्ति याद हो तो क्या आप बता सकते हैं उनके उपन्यास या कहानी में से कि मनोविज्ञान का चित्रण किया गया हो, पूर्णतः व्यक्ति का मनोविज्ञान होता उसका चित्रण। जी मैम, ईदगाह कहानी में जो हामिद का चित्रण है, एक बाल हामिद का चित्रण एक समझदार तरीके से किया गया है कि वो जब बाजार में होता है तो उसको कई जगह खिलौने और मिठाइयाँ दिख रही होती हैं, लेकिन वो अपनी दादी का सोच के केवल चिमटा खरीदता है। तो मैम, मुझे एग्जैक्ट पंक्ति तो याद नहीं है पर। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का भाव पक्ष आप बताइए। जी मैम, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भाव पक्ष की दृष्टि से
एक तो मैम प्रतीकात्मकता है, और जो उन्होंने मनु और श्रद्धा के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है, अपने दर्शन की अभिव्यक्ति दी है, कि जो उनका दर्शन था आनंदवाद या प्रतिभिज्ञावाद, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कामायनी की रचना की। और एक सेकंड में, कामायनी में 2 पात्र हैं, स्त्री पात्र, जी मैम। श्रद्धा जी और मैम। इड़ा। जी। आप अपने आप को किसके करीब ज्यादा पाते हैं? मैम श्रद्धा के करीब अपने आप को ज़्यादा पाता हूँ। इड़ा जरूरी नहीं है? नहीं मैम, एड़ा भी जरूरी है, पर मतलब अगर दोनों पात्रों में से किसी एक का चुनाव करना हो, एड़ा चूंकि हमारी बुद्धि का परिचायक है, हमारे बौद्धिक चेतना का परिचायक है। श्रद्धा में भी बुद्धि तत्व है, लेकिन उसमें साथ में हृदय का तत्व भी है, भावनात्मक तत्व भी है, इसलिए मैं उसके निकट अपने आप को अधिक पाता हूँ। ठीक है मैम। सर जी, हमें बताइए कि हरियाणा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं, उनमें किन्हीं 5 का नाम बताइए। जी सर, सर मैं 5 तो नहीं, 2-3 याद कर पा रहा हूँ। जी जी। बताइए। सर, एक तो जाटू, और एक सर चमरवा, और एक सर मतलब हरियाणवी को भी बोली कह सकते हैं। ठीक। जी सर। और कोई? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा कोई बात नहीं। हमें ये बताइए कि तुलसीदास जी के राम राज्य रहा। जी सर। और गांधी जी के राम राज्य में मूलभूत अंतर क्या है? सॉरी सर, जो तुलसीदास जी का राम राज्य है, उसमें उन्होंने एक बिल्कुल आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, कि जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो, सुख ना हो, और किसी भी प्रकार का दुख ना हो, सब जगह सुख ही सुख हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा, इस प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है। और जो गांधी जी का राम राज्य है, वो उसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो एक ऐसे राज्य की अवधारणा करते हैं, मतलब कि जिसमें राज्य के विधायी तत्व ही ना हो, और केवल सभी लोग अपनी आपसी सहमति से काम चला लें। और तुलसीदास जी के में वो कहते हैं कि एक राजा का होना तो आवश्यक है, परंतु राजा का प्रजा के प्रति मतलब लगाव होना चाहिए, और प्रजा की देखभाल के लिए होना चाहिए। जबकि गांधी जी कहते हैं कि राज्य ऐसा ही हो जिसमें कोई भी ऐसे विधायी तत्व ना हो राज्य के, सब लोग अपनी आपसी सहमति से कार्य चला लें। ठीक है। हमें ये बताइए कि तुलसीदास के भ्रमर गीत को हिंदी साहित्य में वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है, ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं यदि सही समझ पा रहा हूँ तो सूरदास जी का भ्रमर। जी जी, सूरदास के का जो भ्रमर गीत है, जी सर। उनको वियोग श्रृंगार का मतलब सर्वोच्च कोटि का शिखर माना जाता है, ऐसा क्यों? सर, उन्होंने वियोग श्रृंगार में अपनी जो अभिव्यक्ति है वियोग की, वो गोपियों के माध्यम से की है, और दूसरा उसमें राधा के वियोग की भी अभिव्यक्ति है, तो और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की अभिव्यक्ति है, यहाँ तक कि पशुओं और प्रकृति की भी विरह की अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि सूरदास जी ने केवल नारियों के माध्यम से विरह नहीं दिखाया, बल्कि प्रकृति के सभी लोगों के माध्यम से, जितने भी चराचर जो भी चीज हो सकती है, उनके माध्यम से वियोग दिखाया। अन्य साहित्यकार ने वियोग को जिस स्वरूप में दिखाया है, जी सर। और सूरदास जी ने जिस स्वरूप में दिखाया है, जी सर। दोनों में कोई कोर अंतर बताइए। सर, मुख्य अंतर यही कि उन्होंने पशुओं के भी विरह को, मतलब जैसे गौ के विरह को दिखाते हैं वो, और चलिए, कोई बात पक्षियों नहीं। के विरह को सर दिखाते एक सेकंड, जी भ्रमर गीत का ओरिजिन बताइए, हैं। जी मैम। इससे पूर्व। जी मैम। जी, भागवत का 10वां स्कंद मैम। कौन सा स्कंद? 10वां स्कंद। वहां के भ्रमर गीत और सूरदास जी के भ्रमर गीत में क्या अंतर है? हाँ मैम, एक तो मैम उसमें जो उद्धव को उपालंब देने की बात है, वो उसमें नहीं है, और दूसरा सगुण और निर्गुण की बात जो उसमें मतलब उद्धव और गोपियों के संवाद के द्वारा कराई जाती है, उसका वर्णन भी उसमें नहीं है। और मैम इतना ही याद कर पा रहा हूँ। जी ठीक है। सॉरी सर, जी आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल में बोर्ड पर पढ़ा कर दिखाएं। जी सर। सर, मैं मार्कर और डस्टर ले सकता हूँ? थैंक यू सर। आज का हमारा विषय है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है कि काव्य या साहित्य का क्या उद्देश्य है। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में हमें
मुख्यतः 3 दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, भारतीय और जो वर्तमान में हिंदी लेखक या हिंदी कवियों के दृष्टिकोण रहे हैं, और पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय में सबसे जो प्रमुख हमें काव्य प्रयोजन मिलता है देखने को, वो मिलता है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे स्वेत रक्षते कांता सम्मित उपदेश योजे। हालावाद पढ़ाकर बताइए। जी मैम, मैं इसको साफ कर सकता हूँ? हाँ। जी सर। हालावाद। हालावाद छायावाद एवं प्रगतिवाद के बीच में एक ऐसी काव्यधारा होती है जिसमें नवयुवक अपने गीतों को और अपने गायन के माध्यम से परिचयात्मक रूप देते हैं और वो उमंग की बात करते हैं, मौज मस्ती का भाव उसमें होता है। एक इसमें जो केंद्रीय भाव होता है वो मौज मस्ती का भाव होता है। जैसे इसके जो प्रमुख हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हम दीवानों की क्या मस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसमें एक दूसरे जो विशेषता देखने को मिलती है वो मिलती है हाला की प्रवृत्ति। हाला का अर्थ तो वैसे सामान्य अर्थ मदिरा या शराब से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको रहस्यात्मक अर्थ में लिया है और इसके माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक एकता की भी बात की है कि मंदिर और मस्जिद एक है। हालावाद हिंदी में किस काव्य धारा के समकालीन था? जी मैम, छायावाद के समकालीन। और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी क्या इसके कवि थे? नहीं मैम, वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे और उनके में राष्ट्रीयता की बात इसमें प्रमुख छंद हालावाद में क्या प्रयोग किया जाता था? प्रमुख छंद मैम, सॉरी मैम, इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, हालावाद की जब हम बात करते हैं तो क्या इससे युवक पथभ्रष्ट नहीं हो रहे थे? नहीं मैम, छायावाद के समकालीन एक ऐसी धारा उभरी थी जब असहयोग आंदोलन की असफलता, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की असफलता आदि चीजें देखने को मिलती थी, तो कुछ युवक मतलब मौज मस्ती के भाव से लोगों को प्रेरित करना चाह रहे थे। तो कुछ आपको ऐसा कुछ कोई कविता याद है जहां मौज मस्ती के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का भाव भी हो? राष्ट्रीय चेतना का भाव मैम, या दोनों भिन्न ही हैं? नहीं मैम, जैसे मैम ये जो पंक्ति मैंने अभी बोली थी कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, तो मतलब मौज मस्ती के साथ हमें राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट होकर आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा दुख और निराशावाद की स्थिति में क्या नहीं। इसमें करुणा का समावेश ज्यादा नहीं होता था राष्ट्रीय चेतना की बजाय? क्या दुकांत पक्ष नहीं था इसमें? जी मैम, करुणा का समावेश तो नहीं है मैम, लेकिन करुणा का समावेश छायावाद में अधिक है, हालावाद में उतना नहीं है जितना मैं समझ पा रहा आपको हूँ। रोकना चाहेंगे, बैठ जाएं। जी सर, मैं सर इसको मिटा दूं? हाँ, इसे मिटा दो। आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछेंगे। जी सर। एक तो सूर सम्मान इस बार किस व्यक्ति को और किस कारण से दिया गया था? सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। हरियाणा में शिक्षा की समस्या है, आप जानते हैं, हर स्टेट में है। जी सर। हरियाणा में दूसरे राज्यों की अपेक्षा क्या अलग है वो जो समस्या जो है? मैम सॉरी सर, सर एक तो जो वहाँ पर लैंगिक असमानता की जो तथ्य देखे नहीं, गए, सिर्फ शिक्षा की समस्या बताइए। तो सर जो लैंगिक असमानता से जो महिलाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसका भी एक जो साक्षरता दर है उसमें उनका प्रतिशत कम हो जाता है इस कारण से। और दूसरा सर एक ये है कि वहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो अधिकतर लोग कृषि के क्षेत्र में अपने मतलब बच्चों को और ठीक अपने। है, आज का इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं, आप जा सकते हैं। जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मे आई कम इन सर? प्लीज आयुष, जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। लग रहा है फतेह करके आएंगे, थैंक यू सर। मतलब आपको अपना विश्वास महसूस हो रहा है?
सर हाँ, बोलने में तो हो रहा है सर, पर उत्तर आज बहुत कम दिए हैं। ठीक है, एकदम बाकी चीजों को एकदम दरकिनार कर दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार जो है इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है। जी सर। और कह सकते हैं कि एक डर हमें था कि बोर्ड तक जो है आप जाते जाते कहीं आपका लास्ट तक ना ठीक हो पाए, लेकिन सर मैंने घर पे बोर्ड मंगा लिया था, तो 2-3 दिन प्रैक्टिस कई की बार है। आपने प्रैक्टिस जी किया सर। है। ठीक है, वो देख बल्कि लेते बल्कि 1% ज्यादा हो गया है जितना हमने स्पीड कहा था। अच्छा 1%, बस 1%, वैसे चल जाएगा, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। ठीक, मतलब उसको लेकर तनाव लेने वाली बात नहीं है। जी सर। और अगर वैसे लास्ट है तो ज्यादातर तो समझिए कि समस्या होती नहीं है। ड्रेस आपने पहले ही बता दिया था, जी सर। उसको हम इग्नोर करते हैं। मोटे तौर पे अगर इसको कर पाए, एक तो ये है कि जैसे कोई चीज नहीं आता है तो आपकी आदत में है मुस्कुराना हल्का सा है सर वो उसको थोड़ा सा जो है ना सीरियस हो जाइए, कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सॉरी सर नहीं आता। ठीक है, जैसे आपने मुझे एक बार मैम कहा कि फिर सॉरी बोल दिया, हाँ। वैसे उस गलती को भी सुधारिए। ठीक है, अच्छा सर, अरे ये ऐसी गलती हो जाती है सर, सॉरी बोल। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होगा, हो नहीं जाएगा, हाँ। होगा। मार्कर गिर गया, डस्टर हिल गया, ग्लास हिल गया, चेयर हिल गई, जी सर। होगा। सॉरी बोल के निश्चिंत रहिए, उसकी मार्क्स मिलते हैं सॉरी का। ठीक, साफ नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब साफ कर दो, नहीं मिटा दो बोला था सर आज। नहीं, साफ ही बोला था आपने। साफ ही। ठीक, अच्छा सर ठीक है, हाँ सर मिटा हाँ, दूंगा। उसको किस जिले से हैं आप? हाँ सर, महोबा जिले से महोबा से, तो ये क्षेत्रीय प्रभाव थोड़ा सा है है सर, वो इस तो वजह मैं से। हाँ, खड़ी कोई हूँ। खराबी नहीं है, लेकिन जी सर। अगर हो पाए तो कर दीजिए। एक जो है ना, बताना नहीं है ना वहाँ। जैसे चेयर पे जब बैठ के जितना आंसर आपने दिया, बहुत अच्छा शुरुआत रही। थोड़ा सा अंत आते आते ना हल्का सा धीरे हो जाते हैं आप बोलते बोलते। ठीक। थोड़ा सा एनर्जी, 15 मिनट एकदम ऊर्जावान महसूस करना है। ठीक, और एक जो है ना, ये आप क्यों नहीं सुधारे, सूर सम्मान सर वो पढ़ा था, तो भूल गया हूँ बिल्कुल एकदम अभी। रट्टा मार लीजिए। जी सर। क्योंकि ये सब चीजें ना एकदम, सर सूर सम्मान भी पढ़ा था, और सर मेरा पत्रकारिता व्यवसाय है, तो वो बाल मुकुंद को पत्रकारिता सम्मान है दिया हाँ, जाता है। हाँ, क्योंकि जितने रिजल्ट आ रहे हैं सब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मॉक का कई क्वेश्चन आया, ऐसे आया, ये पूछा गया इस तरह से। तो ये सब प्रायोरिटी बेस्ड पे है, आप इनको ध्यान में लेके चलिए। ठीक है, ओवरऑल देखिए बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, बस खुद को किसी के कहने सुनने पर डीमोटिवेट मत करिए। जी सर। अपना एक जो कहते हैं ना कि हाँ हम ठीक हैं, उस अंदाज में जाइएगा। जी सर। ठीक है, एक ना रुबाइयाँ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, मतलब सरसरी तौर पर ही ये जैसे अंग्रेजी का सोनेट है उसी प्रकार से है तो ये अरबी फारसी से प्रभावित उमर खय्याम से है। जी सर। हरवंश राय बच्चन ने जो अपनी मधुशाला लिखी है जी वो उनकी रुबाइयाँ ही हैं। दुखांत है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा जी जरा। मैम, ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी काव्य धारा जो वर्तमान में चल रहा था तत्कालीन उसमें थोड़ा सा अलग हटके था, इसलिए देख लीजिएगा। ठीक है। और सर कुछ हाँ, जैसे मैम मेरा जो विषय है वो प्रभा पत्रिका पर सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। तो एक तो यह है कि उसका जैसे पूछ लेंगे आधुनिक प्रासंगिकता में बता पा रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी। और सर ये एक नहीं बता पा रहा हूँ मैम कि जैसे वो कह रहे हैं आज की जो पत्रकारिता है वो बहुत मानते हैं कि नकली पत्रकारिता है या वैसी फेक न्यूज ज्यादा है। तो आपका शोध इसमें किस प्रकार योगदान दे रहा है? तो मैम क्या इसका उत्तर ये होगा कि मेरी पत्रकारिता जो है उस समय की अभिव्यक्ति है और उसमें सत्य आधारित बातें होती थी, इसलिए वो पत्रकारिता के मूल्यों को बता रही है। इसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा कि ज्यादातर। जी ठीक है, सत्य कुछ नहीं होता, हाँ ज्यादातर चीजें सत्य होती थी। जी मुंशी प्रेमचंद की भी पंक्तियों को याद कर हाँ लीजिएगा, सुना है सर। ना? ऐसे प्रश्न पूछे जा गाते और भी हैं शोध कविता। से निश्चिंत रहिए, आपसे शोध के अधिकतर प्रश्न पूछ लिए हैं। हाँ। कुछ जो टेक्निकल विधियां है ना, हम्म, ये अपने चैप्टराइजेशन हम्म, जो आपने चैप्टर और वही क्यों यही टॉपिक क्यों लिया हाँ है ना, ठीक ये है। टॉपिक और आपका फाइंडिंग क्या रहेगा और वो समाज में क्या योगदान देगा ये, और आपके शोध के संदर्भ में कहीं रिसर्च हुई है जी तो 2-3 आपकी टिप पे रहनी चाहिए। उन्होंने पूछा और आप तुरंत बता दिए कि यहाँ हुई है। जी, मतलब एग्जैक्ट नहीं हुई है मैम, लेकिन हाँ, इस विभाग में और इससे संबंधित, बस जी नाम भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
और कविता आप गाते भी हैं कि केवल बोलते हैं? मतलब एक तो होता है गा के सुनाना। हाँ सर, गा सकते हैं। जैसे मैंने वो अगर पूछेंगे तो मैं राम की शक्ति पूजा सुनाऊंगा। हाँ, तो अगर गा पाए तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। सर मैं थोड़ा सुनाऊं दो हाँ पंक्ति? हाँ हाँ, हाँ, एकदम। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण छर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संबरणशील नील नव गर्जित स्वर। अच्छा, बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा देखिए, और ये ओज में और गाइए, में ठीक। ओज और ये बोल के आप सुना रहे हैं, गा के नहीं। हाँ, गाते नहीं हाँ। हैं, बोझ के साथ। ओज के साथ। चलिए कोई नहीं, ऐसा भी ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप गाते नहीं है तो 2 दिन में आप गाने की प्रैक्टिस करें, हाँ, ये वही। ठीक है। और हाँ। जैसे मैम ने कहा कि इसको और ओज वाले ओज वाले में, ये हाँ, ओज लगे। की ही। हाँ, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कितने मजबूत है, हाँ तो उस हिसाब से भाव भी प्रकट करिए। ठीक। सर, 2-3 विषय चुनने हैं। जैसे वहाँ पे बोलते हैं कि हम्म, मान लीजिए मैंने काव्य प्रयोजन बोला, उन्होंने कहा कुछ और पढ़ाइए, हम्म, तो ये राम की शक्ति पूजा पढ़ा दूंगा सर। हम्म, और मैं एक काव्य लक्षण पढ़ाया था एक बार, वो हाँ, ठीक। आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सर। जिस समय सहज हो ना, आप उसको तुरंत निर्णय ले लें कि हाँ, सर आज का विषय सही पढ़ाया था वो काव्य आज प्रयोजन। बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल आपका अच्छा रहा, मैक्सिमम पे हमने सभी पे टिक मार्क किया। ठीक है, तो उस तरह की दिक्कत नहीं है। जो एक मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर जो कमी है उसको देख लीजिएगा। ये सूर सम्मान इसलिए जरूरी है कि नहीं सर, वो बिल्कुल एकमात्र देख रहे हैं, हिंदी का सम्मान है वहाँ, हाँ, तो उसको देख लेना जरूरी है। ठीक सर। ठीक है, और कुछ है मन में? हाँ, हाँ, जैसे अभी सर जो ये पद्म अवार्ड दिए गए हैं, तो उसमें 2-3 हरियाणा के नाम हैं, तो वो देख लेंगे। और हाँ, देख क्षेत्र लीजिएगा। इसलिए कि ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई है जो पेपर पलट लिया होगा पैनल में, हाँ तो वो लोग मन में आ जाएगा। विशेषकर जो साहित्य से संबंधित लोग होंगे उनको देख लीजिएगा। हरियाणा से संबंधित जो होंगे बस 2 ही देखिएगा, नहीं तो 113 या 33 ऐसे हैं, वो बहुत भारी संख्या है। 130 के आसपास हाँ, 30 बहुत है। ज़्यादा है तो। तो आप बस हरियाणा या जो साहित्य से सीधे संबंधित होंगे उनको देखिएगा। जी सर। वैसे जो अभी यूजीसी एक्ट चल रहा है, तो उस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए हो कि आप, सकते हैं, ऐसा मतलब रेयर चांस है, लेकिन देख लीजिएगा। तो सर संतुलित जवाब देंगे। संतुलित जवाब संतुलित दीजिएगा। जवाब। हाँ, आप इधर भी बायस ना देखें, इधर भी ना देखें। वैसे सर जो उत्तर मैंने सोचा था उस प्रकार था कि चूंकि विश्वविद्यालय में या कहीं भी किसी भी शैक्षणिक स्थान पे हाँ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यदि इस दृष्टि से एक्ट में यदि प्रावधान है, तो ये एक्ट मतलब विश्वविद्यालय के लिए अच्छा ही है। और यदि इससे कोई दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है, उसकी कुछ शंकाएं हैं, तो उसका समाधान भी होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इसे संतुलित ही रखना है। मतलब किसी को सीधे अच्छा सीधे बुरा नहीं साबित करना। जी सर, ठीक ठीक है। और सर एक मेरा है कि मेरी उंगलियां चल जाती हैं तो रखते रखते हाथ। थोड़ा सा रोक के रखिएगा। ये सर ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं, सर। ये दबा के रखिए, या 5 दबा के रखिए। अच्छा, ठीक ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि हाँ नीचे हल्का फुल्का उठ जाए तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी हाँ 1-2। हाँ हाँ, उतना चले। ठीक। ऐसा रेयर केस में किसी पैनल में होगा कि आपका हाथ ना दिखाई दे, वो एकदम नजदीक बैठा थे। अच्छा सर। अगर ऐसा होगा तो टेंशन ही खत्म। ठीक है। लेकिन दूर है तो ऐसा आप कर लीजिएगा, 5 को हल्का सा दबा कर रखिएगा। जैसे ये इनफॉर्मल होता है, हाँ इसलिए सर, इसको नहीं ठीक है करना सर, चाहिए। ठीक ठीक है, और कुछ है मन में? नहीं सर। चलिए, आप बात करिएगा, कहीं पर भी दिक्कत। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और हम आशा रखते हैं कि मिठाई के साथ मिलेगा। जी सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष हम लोगों की तरफ से। जी सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।